हेलो एवरीवन, मैं पिंकी वर्मा आप सभी की रीजनिंग एजुकेटर आप सभी का अपने परीक्षा जंक्शन के प्लेटफॉर्म पे हार्दिक स्वागत करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे और आपकी प्रिपरेशन भी बहुत जबरदस्त, शानदार और बेहतरीन तरीके से आगे बढ़ रही होगी। आप सभी को पता है कि हम इन सेशन में अपने पूरे कंप्लीट रीजनिंग को कंप्लीट कर रहे हैं। पूरे कंप्लीट रीजनिंग का सिलेबस को कंप्लीट किया जा रहा है, चाहे वो आपका कोई सा भी एग्जाम हो, जैसे आपके एसएससी के सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस, सीपीओ, कोई आपका स्टेट लेवल का एग्जाम हो गया, आपके रेलवेज के एग्जाम हो गए, आपके पुलिस के एग्जाम हो गए, जिस भी एग्जाम्स के लिए आप प्रिपेयर कर रहे हो और जहां पर आपकी रीजनिंग पूछी जाती है, उस रीजनिंग के पूरे कंप्लीट सेक्शन को हम यहाँ पर कंप्लीट कर रहे हैं। सिलेबस को एक एक करके, वन बाय वन करके आपके सामने टॉपिक रखा जा रहा है और सभी टॉपिक को बहुत ही डिटेल में डिस्कस किया जाता है। बिल्कुल बेसिक से लेके हम उस टॉपिक के बिल्कुल एडवांस लेवल तक जाते हैं। उसके हर वेराइटी के क्वेश्चन, हर वेराइटी का कॉन्सेप्ट को आपके सामने बहुत ही आराम से, तसल्ली से समझाया जाता है। उम्मीद है कि आप सभी को वो सारी चीजें समझ में आ रही होगी और वहां से आप अपने कॉन्सेप्ट को बिल्डअप करके अपने मॉक में भी क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे होंगे तो आपको उसका बेनिफिट दिख रहा होगा। स्टूडेंट, अगर आप हमारे किसी भी सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म से कनेक्ट होना चाहते हैं, चाहे वो आपका फेसबुक हो, इंस्टाग्राम हो, ट्विटर हो, व्हाट्सएप चैनल हो, टेलीग्राम चैनल हो, कोई सा भी सोशल मीडिया हो, अगर आप हमारे सोशल मीडिया से कनेक्ट होना चाहते हैं तो भी आप इन सभी का लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन रहता है, वहां से जाके आप आसानी से हमारे से कनेक्ट कर सकते हैं। और साथ ही साथ अगर आपको कोई डाउट या फिर कोई क्वेरी आता है तो भी आप हमारी ऑफिशियल वेबसाइट पे विजिट कर सकते हैं www.muft.shiksha पे जाके। वहां पर आपको 100 सब्जेक्ट से रिलेटेड सारे डाउट्स बताए जाते हैं। आप अपने सब्जेक्ट से रिलेटेड डाउट को वहां पर मेंशन करेंगे तो आपको वहां पर डिटेल में सॉल्यूशन मिल जाएगा आपके अपने क्वेरी का। बाकी आपके लिए ओपन प्लेटफॉर्म हमारा कमेंट बॉक्स तो रहता है, वहां पर भी जो भी आपका डाउट या क्वेरी आता है तो वहां पर आप आसानी से मेंशन कर सकते हैं और अपनी सारी चीजों को, डाउट्स को क्लियर कर सकते हैं। उम्मीद करती हूँ आप सभी ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा और शेयर कर दिया होगा इस वीडियो को, इस वीडियो को लाइक भी कर दिया होगा, ताकि और साथ ही साथ आप बेल नोटिफिकेशन बटन को ऑन कर लेना है ताकि आपको हर टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन मिलता रहे और आप हमारे सारे ही सेशन से कनेक्ट हो सके। यहाँ पर आपको हर सब्जेक्ट का डिटेल में डिस्कशन किया जाता है, चाहे वो आपका रीजनिंग हो, आपका साइंस हो, आपकी बायोलॉजी हो, हिस्ट्री हो, पॉलिटी हो, मैथमेटिक्स हो, जो भी आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है, हर सब्जेक्ट से रिलेटेड हम यहाँ पर एक सीक्वेंस से, एक बहुत ही बेसिक ऑर्डर से आपके सामने चीजों को रख के आते हैं और सारे सिलेबस को बहुत शिद्दत के साथ कंप्लीट कराया जाता है। उम्मीद करती हूँ आपको ये सारी चीजें पसंद भी आती होगी। स्टूडेंट, हमारा मेन मोटिव है इस चैनल का कि जो भी एस्पिरेंट अपने एजुकेशन की कॉस्ट को नहीं अफोर्ड कर पाते, कोचिंग की हाई फीस को नहीं पे कर पाते, अनेबल हैं, या फिर जो लोग दूर रह रहे हैं, कोचिंग जाने में उनको आने जाने का ही बहुत मतलब डिस्टेंस है, इतना ट्रैवल करना पड़ जाता है, तो उनके लिए उनका टाइम भी बचे, उनके पैसे भी बचे, जिसके लिए हमने अपना प्लेटफॉर्म क्रिएट किया है परीक्षा जंक्शन। हम यहाँ पर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन देते हैं, एक भी सिंगल कॉइन की डिमांड नहीं की जाती। आपको टोटली कंप्लीट सिलेबस के साथ साथ प्रैक्टिस सेशन भी कराए जाते हैं हर सब्जेक्ट से रिलेटेड। तो आप हमारे चैनल के साथ जुड़ के अपनी तैयारी स्टार्ट करके और अपना गवर्नमेंट सिलेक्शन ले सकते हैं। इस 2025 को अपना सिलेक्शन ईयर बना सकते हैं, सरकारी नौकरी में की जॉब आप ले सकते हैं। उम्मीद करती हूँ ये चीजें आपको अच्छे से समझ में आई होगी। देखते हैं, हमारा आज का टॉपिक रहने वाला है डाइस। डाइस मतलब पासा, ठीक। अब वो शकुनी वाला पासा नहीं है, ये जो हमारे एग्जामिनेशन में पूछा जाता है उस डाइस की बात करेंगे। बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है और बहुत ही इजी चैप्टर है। अगर आपने एक बार इस डाइस के कॉन्सेप्ट को डिटेल में समझ लिया तो इस चैप्टर से जो क्वेश्चन होते हैं आपके 2 से 3 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, चाहे वो आपका कोई सा भी फेज 1 हो, फेज 2 हो, कोई सा भी एग्जाम का टीयर 1 टीयर 2 में पूछा जाए तो वहां से एक बार कॉन्सेप्ट सीखने के बाद आप आसानी से यहाँ से क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। देखते हैं, सेशन की तरफ आगे बढ़ते हैं और ये देखना है कि आज का मोटिवेशन ऑफ द डे हमारा क्या रहने वाला है। नेक्स्ट मोटिवेशन है आज का हमारा, मेकिंग मिस्टेक इज नेचुरल, गलती करना प्राकृतिक है, एक्सेप्टिंग दैम इज अ कल्चरल, उसको अपना लेना कि हाँ हमने गलती की है, वो हमारी संस्कृति है, चेंजिंग फॉर द बेटर इज प्रोग्रेस, और उसी
गलती को एक्सेप्ट करके उसमें बदलाव लाना हमारी प्रगति है। तो उम्मीद करती हूँ ये चीज आपको समझ में आई होगी। अब ऐसा है, आप गलती कर रहे हो तो एक्सेप्ट करो, हाँ मुझसे ये गलती हुई है, साथ ही साथ उस गलती पे आप काम भी करो कि ये गलती आगे जाके ना हो। अगर आप अपनी गलती को एक्सेप्ट करके उसके ऊपर काम करना शुरू कर देते हो तो डेफिनेटली आप अपनी ग्रोथ की तरफ, अपने प्रोग्रेस की तरफ ही मूव कर रहे होगे। चलिए तो बढ़ाते हैं अपने सेशन को आगे। हमारा चैप्टर है डाइस। डाइस का मतलब होता है आपका पासा। जो आप लूडो वाला खेलते हो ना, उस वाले डाइस की बात करेंगे। पासा जो हम लूडो में खेल रहे होते हैं, लूडो वाला डाइस सबने देखा है। वो एक क्या होता है, हमारा डाइस को अगर देखा जाए तो डाइस आपकी एक क्यूब फॉर्म है। अगर हम बात करें ये क्यूब में आपका क्यूब से रिलेटेड आपकी क्यूब की प्रॉपर्टीज क्या होती है, तो अगर आपने डाइस देखा होगा तो क्यूब की प्रॉपर्टीज होती है हमारी। अगर हम इसमें फेस की बात करें या फिर सरफेस की बात करें, फेस हो या सरफेस, इस फेस और सरफेस को हम क्या बोल सकते हैं, आपके हिंदी में इसको सतह भी बोला जाता है। ठीक, सतह। तो अगर हम फेस की बात करें, डाइस में फेस कौन सा, जिसके ऊपर आपकी नंबरिंग लिखी जाती है, वो आपका फेस होता है। 1 2 3 4 5 6 जो ये नंबरिंग होती है ये आपके फेस कहलाते हैं। तो एक डाइस के कितने फेस हो सकते हैं, तो एक डाइस के जो फेस होते हैं वो हमारे 6 फेस होते हैं, 6 सतह होती हैं। इसी के साथ साथ अगर हम बात करें वर्टेक्स, वर्टेक्स क्या होता है, where 2 points meet, where 2 end points meet, जहां पर दो अंतिम बिंदु एक दूसरे से मिलते हैं उसको हम वर्टेक्स बोलते हैं। किस तरीके से, आपकी सपोज दैट ये वाली लाइन है और ये वाली लाइन है, ये दोनों लाइनें इस पॉइंट पर आके मिल रही है ना, इस पॉइंट को हम वर्टेक्स बोलते हैं। जहां पर दो पॉइंट एक साथ मिल रहे होते हैं, किसी भी लाइन के 2 पॉइंट जहां पर मैच होते हैं उसको वर्टेक्स बोलते हैं। वर्टेक्स के साथ साथ आप इसको कॉर्नर भी बोल सकते हैं, वर्टेक्स के साथ साथ हम इसको कॉर्नर भी बोल सकते हैं। अगर ऐसा देखा जाए तो हमारे डाइस में कितने वर्टेक्स होते हैं, कितने कोने होते हैं, तो अगर आप देखोगे, आप अपने रूम जहां बैठ के पढ़ रहे हो उस रूम को ही मान लो कि जो आपका रूम है वो एक डाइस है। अब उसमें देखो कोने कितने कितने हैं, एक इसी बोर्ड का हम कॉर्नर देख लेते हैं। इस बोर्ड को एक डाइस इमेजिन कर लेते हैं, 1 2 ठीक, फिर 3 4, 4 दिख रहे हैं और 4 ही इसके पीछे वाली साइड पर होंगी। ठीक, कोने दो अपने रूम में ऑब्जर्व करो, 1 कोना 2 कोना, उसके नीचे से 2 4 और इस तरफ देखोगे तो 5 6 7 8, तो टोटल हमारे पास 8 कॉर्नर होते हैं, 8 वर्टेक्स होती हैं। क्लियर होती है, डाइस एक हमारी 3D फिगर होती है। क्लियर। इसके बाद अगर हम बात करें तो आपका नेक्स्ट वर्ड आता है एज। एज मतलब होता है स्टूडेंट किनारा। और कैसा किनारा, जहां पर 2 सरफेस मैच होती हैं, वेयर 2 फेस मीट, जहां पर 2 सतह आपस में मिलती है, एक सतह ये, दूसरी सतह ये। तो इस पूरे बोर्ड के अगर एज की बात करें, किनारे की बात करें, तो ये पूरा हमारा एज कहलाएगा, ये पूरा हमारा एज कहलाएगा। क्लियर हुआ, जहां पर 2 सतह, एक सतह दूसरी सतह आपस में मिल रही होती हैं उसको हम एज बोलते हैं। तो एज कितनी होंगी, आप अपने कमरे को भी ऑब्जर्व कर सकते हो, कितने किनारे हैं, तो एक इधर से एक किनारा, 2 3 4, 4 किनारे आपको ऊपर दिख गए और 4 ही किनारे आपको नीचे दिखे, 8 हो गए। साइड वाला 9 10 और इस साइड वाला 11 12, 4 एज ऊपर के, 4 किनारे नीचे के, बाकी 2 साइड की वॉल के हो गए। तो एज की बात करें तो हमारे पास टोटल एज कितने होते हैं, टोटल एज होते हैं हमारे पास 12। क्लियर हुई है यहां तक की चीजें। सरफेस हमारा, अगर क्यूब में एक फेस या सरफेस की बात करें तो 6 होते हैं, वर्टेक्स और कॉर्नर की बात करें तो 8 होते हैं, और एज की बात करें तो हमारे पास 12 एज होते हैं। आई होप यहां तक की चीजें क्लियर हुई होगी। आगे देखते हैं, जैसा कि हम सभी ने देखा डाइस, डाइस को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है, पासे को 2 भागों में बांटा गया है।
पहला पार्ट क्या है डाइस का हमारा, एक डाइस होती है आपके, दो टाइप्स होते हैं, यहाँ पर हेडिंग आप लिख सकते हो टाइप्स ऑफ डाइस। टाइप्स ऑफ डाइस, डाइस के कितने प्रकार होते हैं, तो डाइस हमारी दो प्रकार की होती है। पहला होता है आपका स्टैंडर्ड डाइस, पहला है हमारा स्टैंडर्ड डाइस और दूसरा होता है हमारा नॉन स्टैंडर्ड डाइस। पहला है आपका स्टैंडर्ड डाइस और दूसरा है आपका नॉन स्टैंडर्ड डाइस। इस नॉन स्टैंडर्ड डाइस को स्टूडेंट हम जनरल डाइस भी बोलते हैं। इस नॉन स्टैंडर्ड डाइस को हम जनरल डाइस भी बोलते हैं, या फिर आप सिंपल डाइस भी इसको बोल सकते हो, या तो आप इसको सिंपल डाइस भी बोल सकते हो। स्टैंडर्ड डाइस का मतलब है आपका मानक पासा। स्टैंडर्ड डाइस का मतलब होता है हमारा मानक पासा और नॉन स्टैंडर्ड डाइस का मतलब है नॉर्मल। ठीक है, तो उसको सिर्फ डाइस ही बोलते हैं। अब यहां पर कैसे पता चलेगा कि कौन सी स्टैंडर्ड डाइस होती है, तो इसके डेफिनेशन क्या है स्टैंडर्ड डाइस की। अगर हम डेफिनेशन की बात करें तो स्टैंडर्ड डाइस एक वो होता है अपोजिट सरफेस ऑफ सम ऑफ अपोजिट सरफेस। स्टैंडर्ड डाइस की आप डेफिनेशन सभी लिख लेना, सम ऑफ अपोजिट सरफेस, सम ऑफ अपोजिट सरफेस is always 7. Sum of opposite surface is always equal to 7. अपोजिट सरफेस का जो सम होता है वो हमेशा 7 के बराबर होता है। अब जो हम लूडो में जो डाइस का यूज कर रहे होते हैं वो हमारा एक स्टैंडर्ड डाइस होता है। क्यों, जब आप लूडो में आपको 6 लेके आना होता है, 1 की तरफ डालते हो और पलट के अगर ऐसे रख देते हो तो 6 मिलता है। इसी तरीके से अगर आप देखोगे तो 2 का अपोजिट कौन सा हो जाएगा आपका, 5 हो जाएगा। ऐसे अगर आप 3 का अपोजिट देखोगे तो 3 का अपोजिट कौन सी डाइस दिखेगी आपको, 4 दिखेगा। 3 का अपोजिट 4। तो जो हम लूडो वाला डाइस यूज कर रहे होते हैं स्टूडेंट, वो हमारा एक स्टैंडर्ड डाइस होता है, एक मानक पासा होता है। मानक पासा क्या बताता है, सम ऑफ अपोजिट सरफेस, दो अपोजिट सरफेस का सम अगर 7 के बराबर है तो वो हमारा स्टैंडर्ड डाइस कहलाएगा। सारे ही सरफेस 7 के इक्वल होना चाहिए, ऐसा नहीं 3 के अपोजिट तो 4 है बट 2 के अपोजिट 6 दिख रहा है तो ये स्टैंडर्ड डाइस नहीं है। सारे ही सरफेस, एवरी सरफेस, एवरी फेस ऑफ अपोजिट सरफेस इज इक्वल्स टू 7, 7 के बराबर हमारा होना चाहिए, उसको हम बोलते हैं मानक पासा। क्लियर होते हैं यहां तक की चीजें? ठीक है, तो अब यहाँ पर आप एग्जाम्पल में भी लिख लेना, जैसे कि 1 का अपोजिट हो जाएगा 6, तो ये हो जाएगा हमारा 7। 2 है तो 2 का अपोजिट आपका 5, ये भी हमारा 7 के बराबर। और 3 है तो 3 का अपोजिट 4 और ये भी हमारा 7 के इक्वल। तो मानक पासा सम ऑफ अपोजिट सरफेस इज ऑलवेज इक्वल टू 7 is known as standard dice. Non-standard dice, sum of opposite surface, sum of opposite surface, sum of opposite surface is not equal to 7, is not equal to 7। वो 7 के इक्वल नहीं होता है, वो हमारा क्या एक नॉन स्टैंडर्ड डाइस कहलाता है, एक जनरल डाइस कहलाता है और एक सिंपल साधारण पासा कहलाता है। ठीक, इसको आप लिख लेना, ये है साधारण पासा। तो ये पेज आपके लिए इंपॉर्टेंट बनता है, इस पेज का भी आप स्क्रीनशॉट क्लिक करके ले सकते हैं। नेक्स्ट मूव करते हैं। अब हमारे एग्जाम में क्वेश्चन किस तरीके का पूछा जाता है, एग्जाम में हमारे एग्जामिनेशन में क्वेश्चन किस तरीके के पूछे जाते हैं, हमें सबसे पहले ये चेक करना है स्टूडेंट। तो आपके एग्जाम में सपोज करो आपका एक ये डाइस है, ठीक, फिर हमने एक दूसरा डाइस भी ले लिया, फिर हमने एक तीसरा डाइस भी ले लिया। अब इन डाइस में नंबर, अल्फाबेट, सिंबल कुछ भी दिया जा सकता है हमारे एग्जामिनेशन में। इन डाइस में आपका नंबर, अल्फाबेट, सिंबल कुछ भी दिया जा सकता है। सपोज 2 3 1, यहाँ पर A B C, यहाँ पर
$@, इस तरीके की ये 3 अलग अलग डाइज है। आपसे क्वेश्चन में पूछेगा व्हाट इज द अपोजिट, अपोजिट ही पूछता है। बताओ 1 का अपोजिट क्या हो जाएगा, 2 का अपोजिट क्या हो जाएगा, 3 का अपोजिट क्या हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट इसमें पूछ लेगा ए का अपोजिट क्या है, बी का अपोजिट क्या है, सी का अपोजिट क्या है। नेक्स्ट @ का अपोजिट क्या है, डॉलर का अपोजिट क्या होगा और हैशटैग का अपोजिट क्या होगा। तो हमेशा आपके डाइस से रिलेटेड क्वेश्चन अपोजिट से ही पूछा जाएगा। यही पूछा जाएगा कि कौन कौन से डाइस का एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, अपोजिट ही फाइंड करना होता है। उसके लिए कुछ रूल रेगुलेशन है, बस उन्हीं रूल रेगुलेशन को अगर आपने सीख लिया तो आपका ये डाइस का चैप्टर आपको एग्जामिनेशन में कभी भी कंफ्यूज नहीं करने वाला है। एक बात और ध्यान रखना, आपको प्रॉपर हर एक टॉपिक का नोट्स बनाते हुए चलना है, क्योंकि मल्टीपल टाइम आप किसी चीज को रिवाइज करोगे ना, वो आपके दिमाग में बैठ जाएगा और उसको मतलब आप देखते ही अपना रिजल्ट, अपना आंसर निकालना शुरू कर दोगे। तो प्रॉपर नोट्स विद मल्टीपल रिवीजन करना मस्ट हो जाता है किसी भी टॉपिक को स्टार्टिंग में पढ़ रहे हो, और उसका उस पर ग्रिपिंग लाने के लिए, उसको स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए आप प्रॉपर तरीके से मल्टीपल टाइम रिवीजन करना विद प्रॉपर नोट्स। क्लियर। अब यहां पर हमारे पास अपोजिट पूछे जाते हैं इस तरीके से। क्लियर होती है चीजें। अब इसके अलावा हमारे पास कितने केस बनते हैं, किस किस डाइस के ऊपर हमारे सामने क्वेश्चनिंग की फ्रेमिंग होती है, तो उसके लिए ये आपने नोट कर लिया होगा, उसके लिए आप सभी देखना है। देखो आपका पहला आता है केस नंबर 1। केस नंबर 1, केस 1 में हमारे पास कैसी डाइस, 1 फिगर पूछ, 1 एक ही डाइस दी जाती है, एक ही फिगर दी जाती है, उससे रिलेटेड क्वेश्चन होता है। केस नंबर 2 से हमारा किस टाइप का क्वेश्चन बनेगा, केस नंबर 2 आपका 2 फिगर होता है। केस नंबर 3, ये इतने तरीके के केसेस को हमें इस क्लास में पढ़ने हैं। 1 फिगर, 2 फिगर, नेक्स्ट आता है मोर देन 2 फिगर। अगर 2 से ज्यादा फिगर दी जाए हमारे सामने, फिगर का मतलब हो गया 2 से ज्यादा डाइस दी जाए तो हमें कैसे क्वेश्चन। और एक लास्ट आता है आपका ओपन डाइस। ओपन डाइस का मतलब ये हुआ कि आपको डाइस की 6 की 6 सरफेस दिखेगी। जो भी हमारे एग्जामिनेशन में डाइस पूछा जाता है अपोजिट निकालने के लिए, इसको बोला जाता है, ये है हमारा क्लोज डाइस। ठीक, अब इस क्लोज डाइस की आपकी 3 सरफेस तो सीन देखी जा सकती है, 3 फेस तो देखे जा सकते हैं, और 3 फेस हमारे हिडन होते हैं। ये एक 3D फिगर है ना, 3D फिगर का मतलब आप एक टाइम में उसके 3 ही फेस देख सकते हो, और 3 फेस छुपी हुई होंगी, वो आपके सामने विजिबल नहीं होंगे। 3 फेस 1 2 3, क्या आपको इसका बैक साइड दिख रहा है? नहीं। क्या आपको इसके इस साइड का दिख रहा है? नहीं। क्या आपके स्टॉप का बॉटम साइड दिख रहा है? नहीं। तो एक टाइम पे आप एक डाइस में सिर्फ उसके 3 ही फेस को देख सकते हो, अगर आपके सामने क्लोज डाइस है तो। लेकिन अगर ओपन डाइस होता है तो ओपन डाइस में हम 6 की 6 सरफेस को आसानी से देख सकते हैं। उसके लिए अलग कॉन्सेप्ट आएगा, उसके लिए नेक्स्ट वीडियोस में आपके सामने मैं शेयर करूंगी। बस ये ध्यान देखना, 3 ही फेस आपको एक टाइम में देखे जा सकते हैं, और 3 ही फेस आपको फिर छुपे हुए भी होंगे। एक टाइम पे आपको एक ही फेस, मतलब यही 3 फेस देखने को मिलेंगे। अब यहाँ पर एक चीज और आपको ध्यान देना है, केस नंबर 1, 1 कॉमन फिगर, सिर्फ एक ही फिगर मिलेगी। 2 फिगर में हमारे पास 3 टाइप के केस बनते हैं, 3 टाइप के। नो कॉमन ट्रिक, नो कॉमन ट्रिक, नेक्स्ट होता है आपका 1 कॉमन ट्रिक, 1 कॉमन ट्रिक, और इससे नेक्स्ट है आपका 2 कॉमन ट्रिक। यही कॉमन ट्रिक हमारे रूल को डिफाइन करते हैं, 1 कॉमन ट्रिक, 2 कॉमन ट्रिक और नो कॉमन ट्रिक। आज हम इस क्लास में 1 फिगर के बारे में और 2 फिगर के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। दैट्स मीन्स केस नंबर 1 और केस नंबर 2 के बारे में बात की जाएगी, बाकी केस नंबर 3 और 4 को हम नेक्स्ट वीडियोस में देख लेंगे। क्लियर होती है चीजें? यहां तक सभी को क्लियर है? तो चलिए आगे बढ़ते हैं और अब देखते हैं हमारा केस नंबर 1, व्हेन ओनली। केस नंबर 1 आपका क्या कहता है? व्हेन ओनली 1 पोजीशन ऑफ डाइस इज गिवन,
सिर्फ आपको पासे की केवल एक ही स्थिति दी गई है, मतलब पासे को सिर्फ एक तरफ से देखा जा रहा है और यही आपके सामने बोल दिया। अब हमारे पास जो डाइस आई है उसमें हमें जो नंबर विजिबल है एक बार में वो 1 2 3 दिख रही है। अब यहां से आपसे एक सवाल में पूछ लिया जाए, आप बता दो 1 2 और 3 का अपोजिट क्या हो जाएगा। यहां से पूछा जाए 1 2 और 3 का अपोजिट सरफेस क्या हो जाएगा। क्या आपको इसके बारे में कुछ भी इंफॉर्मेशन मिली है? नहीं मिली है। जब भी हमारे पास एक ही डाइस दिया जाएगा तो हम कोई भी परफेक्ट आंसर नहीं बता सकते हैं कि इन डाइस के अपोजिट क्या हो जाएगा। 1 का अपोजिट पूछा जाए तो 2 भी हो सकता है। इस पूरे डाइस में 1 से 6 तक की नंबर दी गई है, ये क्वेश्चन में मेंशन होगा। 1 से 6 तक की नंबर दी जाएंगी तो ओनली 1 पोजीशन ऑफ डाइस इज गिवन। तो 1 का अपोजिट आपका 4 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है, 6 भी हो सकता है। 2 का अपोजिट 4 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है, 6 भी हो सकता है। 3 का अपोजिट पूछा जाए तो 3 का अपोजिट 4 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है और 6 भी हो सकता है। लेकिन स्टूडेंट अगर आपसे पूछ लिया जाए कि बताओ 4 का अपोजिट क्या हो जाएगा, 5 का अपोजिट क्या हो जाएगा और 6 का अपोजिट क्या हो जाएगा, तो इस केस में हमें 4 का अपोजिट हो जाएगा आपका 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है। 5 का अपोजिट आपका 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है और 3 भी हो सकता है। और 6 का अपोजिट आपका 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है और 3 भी हो सकता है। दैट्स मीन्स क्या हमारा यहाँ पर कंक्लूजन निकलता है, जब भी हमारा सिंगल डाइस गिवन हो, एक ही डाइस गिवन हो, तो उस केस में हमारे पास कुछ भी हम किसी का भी अपोजिट परफेक्ट नहीं बता सकते। ठीक, किसी भी डाइस का अपोजिट हम परफेक्ट नहीं बता सकते हैं। वहां पर आपके हमेशा पॉसिबिलिटी की चांसेस आएगी। आपसे अगर यहाँ पर पूछ लिया जाए कि बता दो इस डाइस में 1 का अपोजिट क्या होगा, तो हम 1 के अपोजिट को फाइंड आउट करने के लिए 4 5 6 तीनों ऑप्शन के साथ जाएंगे। तो डी नंबर को मार्क करके हमें आगे बढ़ जाना होगा। क्लियर होती है चीजें? आपके सामने डिपेंड करेंगी कि डाइस को जब आपके सामने दिया गया है तो उस डाइस में आपके ऑप्शन किस तरीके से बताए गए हैं, ऑप्शन किस फॉर्मेट में दिया गया है, आप उसी के हेल्प से अपने क्वेश्चन का आंसर मार्क कर पाओगे। क्लियर? तो चलिए देखते हैं, यहां तक आई होप किसी को कोई डाउट नहीं होगा। चलो तो फिर अब हमारे सामने एक क्वेश्चन आया है। यहाँ पर क्या क्वेश्चन है, अभी हम 1 फिगर की बात कर रहे हैं, केस नंबर 1 की बात कर रहे हैं। हमारे पास सिर्फ एक ही फिगर दी गई हो तो हम डाइस को कैसे सॉल्व करते हैं। पहला बोला गया है इफ 2 इज एट द बॉटम, अगर 2 किसी भी डाइस के सबसे नीचे है तो व्हाट विल बी एट द टॉप, तो उस डाइस के बिल्कुल टॉप पर क्या मिलेगा। अगर एक डाइस के बॉटम में 1 है, 2 है, तो उसके टॉप पे क्या नंबर मिलेगी, इस चीज को डिफाइन करना है। यदि 2 सबसे नीचे है तो सबसे ऊपर क्या होगा। पहला, ये सारे ABCD ये हर तरीके के ऑप्शन है। अगर क्वेश्चन में ये पूछा जाए और ये रही आपकी डाइस दी हुई है, अब इसमें आपका पहला ऑप्शन ऐसे दिया जाए तो किस ऑप्शन के साथ जाओगे, दूसरा ऑप्शन दिया जाए तो कैसे मार्क करोगे, तीसरा ऑप्शन दिया जाए तो कैसे मार्क करोगे, फिर चौथा, फिर पांचवा, फिर छठा, फिर सातवां। 7 तरीके के ऑप्शन आपके सामने मैंने रखे हैं। पहले हमें अपोजिट फाइंड आउट कर लेते हैं, फिर हम ऑप्शन से चेक करेंगे कि किस किस तरीके के ऑप्शंस को मार्क किया जा सकता है व्हाइल सॉल्विंग द क्वेश्चन। अब चलिए देखते हैं, आपके सामने ये फिगर है 1 3 5। अगर आपसे 1 या फिर 3 या फिर 5 का अपोजिट पूछा जाए तो क्या हो जाएगा। 1 3 5 का अपोजिट 2 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है और 6 भी हो सकता है, यही तो है। 1 3 5 के अपोजिट पूछा जाए, एक ही डाइस है ना, तो एक डाइस में 1 फिगर में हम कुछ भी डेफिनेट नहीं बता सकते हैं। तो 1 3 5 का अपोजिट पूछा गया है तो उसका 2 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है और 6 भी हो सकता है। अब यहां पर अगर आपका 2 बॉटम पर है, अगर हमारा 2 बॉटम पर है तो टॉप पे कौन कौन सी नंबर आ सकती है। टॉप पे 1 भी हो सकता है, टॉप पे 3 भी हो सकता है और टॉप पे 5 भी हो सकता है। तो 1 3 5, बट बेस्ट ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन नंबर डी के साथ जाएंगे। यहां तक किसी को डाउट? क्योंकि एक फिगर में हम कुछ भी डेफिनेट नहीं बता सकते हैं। सेकंड वाले में देखते हैं, अगर ये ऑप्शन हमारे सामने दे दिया जाए, 1 भी है, 2 का अपोजिट क्या हो जाएगा, 1 3
1 3 5 और सी एंड डी, तो हमारे पास अभी भी हमारे पास बेस्ट ऑप्शन कौन सा है? 1 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है। ठीक है, क्लियर हुई यहां तक? नेक्स्ट वाले अगर इस ऑप्शन की बात करें तो 1 3 5 का अपोजिट आपका 2 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, 6 भी हो सकता है। 2 अब पूछा था 2 टॉप पर है तो बॉटम पे, 2 बॉटम पे है तो टॉप पे क्या हो जाएगा? तो 2 का अपोजिट 1 3 5 ये भी हो सकता है। तो एक ऑप्शन इस तरीके का ऑप्शन आया तो डी के साथ जाएंगे, इस तरीके का ऑप्शन आया तो सी के साथ जाएंगे, और ये ऑप्शन आया तो बी के साथ जाएंगे। आइए देखते हैं अगर इस तरीके का ऑप्शन आया तो हम किसको मार्क करेंगे। अगर 2 हमारा बॉटम पर है तो टॉप पे क्या हो जाएगा? अब 1 हो, 3 हो, 5 हो, इनका अपोजिट 2 4 6 में से कुछ भी हो सकता है। अब 2 का अपोजिट अगर हम देखें तो 2 का अपोजिट हमें 1 भी दिख रहा है, 3 भी दिख रहा है, 5 भी दिख रहा है। 4 तो कभी नहीं होगा ना, 4 हमारा कभी नहीं हो सकता है। 2 का अपोजिट पूछा गया है तो 1 तो हो सकता है, लेकिन बेस्ट ऑप्शन कौन सा है? हमें बेस्ट ऑप्शन चुनना होता है। डाइस का चैप्टर कोई बहुत ही रॉकेट साइंस नहीं है, आपके सामने ऑप्शन किस फॉर्मेट में दिए गए हैं ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो यहां पर इस ऑप्शन के साथ हम सी एंड डी के साथ जाएंगे। कैन नॉट बी डिटरमाइन, निर्धारित नहीं किया जा सकता है। ठीक, क्लियर? नेक्स्ट देखते हैं, अगर हमारे सामने ये ऑप्शन आ जाए 1 भी, 4 भी, 6 भी। अब देखो 2 का अपोजिट 1, 4 और 6 तो नहीं हो सकता ना, क्योंकि वो तो 2 4 6 आपस में एक दूसरे के उधर होंगे, तो 4 और 6 तो एलिमिनेट हो गया। अब 1 बचा है तो क्या आप 1 को मार्क करोगे? नहीं, हम यहां पर जाएंगे नन ऑफ दीज ऑप्शन के साथ, कि कोई सा भी, इनमें से कोई सा भी नहीं, नन ऑफ दीज। क्लियर? नेक्स्ट देखते हैं, अगर हमारे डाइज में 1 भी है, 4 भी है, 6 भी है, 2 भी है, तो देखो 2 का टॉप 2 तो कभी नहीं होगा, ठीक, 4 और 6 भी नहीं हो सकता। तो इस केस में हमारे पास सिर्फ एक ही बचा, ऑप्शन नंबर ए हमारा क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होता है। क्लियर हो रही है चीजें यहां तक? आई होप समझ में आ रहा होगा कि ऑप्शन आपके सामने दिया है तो उसे हमें कैसे टैकल करना आना चाहिए। नेक्स्ट लास्ट आपके सामने बचता है, अगर ये ऑप्शन आपके सभी के सामने है तो यहां पर हमें अब कैसे करना है। अब देखो 6, 2 का अपोजिट 6 नहीं हो सकता, 2 का अपोजिट 3 और 5 हो सकता है, लेकिन कौन सा बेस्ट है ये भी कोई करेक्ट ऑप्शन नहीं है। तो 3 1 3 5, 6 तो कभी होगा नहीं, तो 1 3 5 में से अब हम किसको मार्क करेंगे? 2 का अपोजिट आपका 1 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है। तो यहां पर अब हम इसको मान लेते हैं, देखो कोई सा भी ऑप्शन नहीं है ना, अगर एग्जाम में ये दे दिया जाए तो आप क्वेश्चन को स्किप करके आ जाओगे, एक भी ऑप्शन मैच नहीं हो रहा। तो इस सवाल में हम इस क्वेश्चन को एक स्टैंडर्ड डाइज मान लेते हैं कि हमारे पास जो डाइज दिया गया है एक मानक पासा है। तो अगर इस मानक पासा में 2 टॉप पर, बॉटम पर है, तो टॉप पे कौन सा हो जाएगा? अगर 2 सबसे नीचे वाली सतह पर है तो उसके ऊपर वाले सतह पे कौन सी नंबर आ जाएगी? तो 2 का अपोजिट हो जाएगा हमारा 5। क्यों? क्योंकि 2 और 5 मानक सतह का एक डेफिनेशन है, सम ऑफ अपोजिट फेस इज ऑलवेज इक्वल टू 7। अपोजिट फेस का सम जो होगा वो 7 के बराबर होगा। और यहाँ पर हमसे 2 का अपोजिट पूछा गया था तो हम ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएंगे। इस वाले ऑप्शन को हमें आंसर देना ही देना है, क्योंकि एक ही ऑप्शन बचा है, तो 1 3 6 तो नहीं हो सकता। अब हमने मान लिया कि जो हमारे सामने डाइज दी गई है वो एक स्टैंडर्ड डाइज है, जिसके साथ हम ऑप्शन नंबर 5 के साथ चले जाएंगे। क्लियर होती है कि जब भी आपके सामने सिंगल फिगर की क्वेश्चन आए तो वहां पर हम कुछ भी एक्यूरेट नहीं बता सकते हैं कि किस तरीके की चीजों को लेके आगे बढ़ा जा रहा है। तो उस केस में हमारे सामने पॉसिबिलिटी आती है, डिपेंड करता है स्टूडेंट आपके सामने ऑप्शंस किस फॉर्मेट में रखे गए हैं। हमने पहले देखा कि 2 का अगर बॉटम पे है तो टॉप पर हमारा 1 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है। ये ऑप्शन है तो 1 और 3, बट 5 भी तो हो सकता है, तो बेस्ट ऑप्शन हमारे पास ये मिला। 1 इकलौता तो जाएगा नहीं, सी एंड डी भी, इन दोनों से भी बेस्ट ऑप्शन हमारे पास 1 3 5 है। यहां पर देखिए 1 4 और 1 4 कभी हो नहीं सकता, क्योंकि 2 के साथ वाला नहीं होगा, इसके अपोजिट ये है और इसके अपोजिट ये है। तो हमारे पास सी एंड डी,
हम इस वाले ऑप्शंस में निर्धारित ही नहीं कर सकते कि कौन सा अपोजिट हो जाएगा 2 के। नेक्स्ट वाले में देखा तो 1 और 4 हमारा हुआ नहीं, 6 भी नहीं होगा, तो बेस्ट ऑप्शन नन ऑफ दीज। इस डाइज में हमने देखा 2 का अपोजिट कभी 2 होगा नहीं, 4 और 6 उसके साथ वाले हैं, तो एक ही ऑप्शन बच गया, बेस्ट ऑप्शन हमारे पास ऑप्शन नंबर 1। और इस डाइज में एक भी ऑप्शन मैच नहीं हो रहा था, तो हमने खुद से मान लिया कि वो एक स्टैंडर्ड डाइज होगी, और स्टैंडर्ड डाइज के साथ साथ 2 का अपोजिट पूछा गया तो हम 5 के साथ जाएंगे, क्योंकि 2 और 5 का सम अगर हम करते हैं तो 7 के इक्वल हो जाता है। यहां तक की चीज क्लियर हुई है? यहां तक अगर समझ में आया तो प्रॉपर इसका स्क्रीनशॉट लेके आप अपने नोट्स में बनाते रहना है। हम इन सेशन में क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं, हम यहाँ पर कॉन्सेप्ट को सीख रहे हैं कि किस किस तरीके के क्वेश्चंस आपके सामने फ्रेम करके दिए जा सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, देखो व्हाट इज द अपोजिट ऑफ 3। अब यहाँ पर 3 का अपोजिट पूछा गया है, 4 भी है, 3 भी है और 5 भी है, तो इसके अपोजिट क्या हो सकते हैं? अगर सिर्फ 3 का अपोजिट देख लिया जाए, क्वेश्चन की हेल्प से ही देख लेते हैं। अगर 3 का अपोजिट देख लिया जाए तो 4, 3, 5 के अपोजिट हमारे पास क्या हो सकता है? 1 भी इसका अपोजिट आ सकता है, 2 भी इसका अपोजिट आ सकता है और 3 भी इसका अपोजिट आ सकता है। 3 का अपोजिट पूछा जाए तो 3 का अपोजिट हमारे सामने क्या क्या हो सकता है? 1, 2 या तो 6, यही हो सकते हैं 3 के अपोजिट। इतना तो आसान था कि हम कुछ भी जो हमें नंबर नहीं दिख रही वो इसके अपोजिट, अगर किसी डाइस पर 1 से 6 तक के नंबर हैं तो जो हमें नहीं दिख रही है नंबर वो उसके अपोजिट हो जाएंगे। अब यहाँ पर अपोजिट हो चुके हैं, तो अब देखते हैं ऑप्शन, ये अलग अलग टाइप्स के ऑप्शंस रखे गए हैं, फिर हमें किस ऑप्शन के साथ जाना है इस चीज का आइडिया लगाते हैं। एक क्वेश्चन मैंने समझाया, अब ये आप एक तरीके का क्वेश्चन सॉल्व करके बता सकते हो। अब बताओ यहाँ पर अपोजिट 1, 2, 6, तो देखो 4 और 5 तो अपोजिट हो नहीं सकता, तो ये ऑप्शन गया। 3 का अपोजिट 1, 2, अब देखो 4, 3, 5, एक चीज ध्यान रखो, 3 का अपोजिट पूछा है तो अपोजिट 4 और 5 तो सामने दिख रहे हैं, तो क्या इसके पीछे वाली चीज तो होगी नहीं, तो जिसमें 4 और 5 आ रहा है वो वाला ऑप्शन भी हमारा कैंसल, एक ही ऑप्शन बचता है, ऑप्शन नंबर बी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है। ऑप्शंस किस फॉर्मेट में दिए गए हैं ये बहुत मैटर करता है। क्लियर? नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट में देखते हैं। अब देखो 3 का अपोजिट 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है और 6 भी हो सकता है। 1 और 2 इंडिविजुअली तो होंगे नहीं, सी एंड डी नहीं, हम पता तो लगा सकते हैं, तो ऑप्शन नंबर सी हमारे इस क्वेश्चन में करेक्ट आंसर हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं 1, 2, बट 1, 2 तो है, 6 भी तो हो सकता है, तो इसमें हम ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएंगे। यहाँ पर देखते हैं इस वाले में क्या हो जाएगा। यहाँ पर हमारे सामने बोला गया है, देखो 3, 4, 5 और 2, तो 4 और 5 तो आपका आंसर नहीं हो सकता क्योंकि 3 का अपोजिट पूछा है और 3 का अपोजिट कभी 3 भी नहीं होगा, तो एक ही ऑप्शन बच गया, ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन में। ठीक, हमारा ये ऑप्शन नंबर डी परम सत्य उत्तर हो जाता है। नेक्स्ट 1, 2, 6, 4, 1, 2, 6, 4, अब यहां पर 1 भी, 3 का अपोजिट 1 भी, 2 भी, 6 भी, 4 सामने सामने है तो ये होगा नहीं, तो मैम यहाँ तो हम किसी ऑप्शन को मार्क ही नहीं कर सकते, तो यहाँ पर हमारी है प्रिंटिंग मिस्टेक, यहाँ पर हमारी गिवन है प्रिंटिंग मिस्टेक। वैसे क्वेश्चन एग्जामिनर आपको प्रिंटिंग मिस्टेक के क्वेश्चंस बहुत ही रेयर देता है, लेकिन आपको समझाने के लिए, सबक देने के लिए इस चीज को यहाँ पर रखा गया था। क्लियर? नेक्स्ट मूव करें, चलिए तो नेक्स्ट देखते हैं हम यहाँ पर। नेक्स्ट में क्या पूछा है? सेम, इफ ए इज एट द टॉप देन व्हाट विल बी एट द बॉटम। अब ए से लेकर एफ तक हमारे पास एक डाइज में ए से एफ तक के सारे अल्फाबेट्स लिखे हुए हैं, 6 तो फेस होंगे, तो ए से एफ तक सारे, ए से एफ तक के अल्फाबेट्स में हमारे पास ए बी एफ दिख रहा है, तो इनके अपोजिट क्या हो जाएगा? अगर ए टॉप पर है तो ए का अपोजिट क्या हो सकता है? बी और एफ तो होगा नहीं, सी हो सकता है, डी हो सकता है और ई हो सकता है। अपोजिट जो नंबर या जो लेटर हमें विजिबल नहीं है वही तो उनके अपोजिट हो जाएंगे, और विजिबल होती तो वो अपोजिट होते ही नहीं,
क्योंकि हम किसी भी दो अपोजिट सरफेस को ना ही एक साथ देख सकते हैं और ना ही एक साथ छुपाई जा सकती हैं। तो जो ए सामने दिख रहा है तो उसके अपोजिट इसके पीछे क्या क्या हो सकता है, सी भी हो सकता है, डी भी हो सकता है और ई भी हो सकता है। ठीक, अब यहाँ पर चेक करते हैं, दो ही हमारे सामने ऑप्शन है। पहले ऑप्शन अगर दिया जाता तो ए का अपोजिट सी डी ई, सी डी ई, ए बी एफ तो होगा नहीं, तो एक ही ऑप्शन बचा, ऑप्शन नंबर डी को मार्क करेंगे और आगे बढ़ जाएंगे। अगर हमारे पास ये ऑप्शन होता तो सी डी ई, इसमें भी हम ऑप्शन नंबर डी के साथ जाएंगे और मार्क करके आगे बढ़ जाएंगे। उम्मीद करती हूँ अब आपको सिंगल फिगर का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। ठीक, नेक्स्ट देखो। हाँ, अब हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। हमने अभी तक केस नंबर 1, आपके सामने ये 4 केसेस थे, ये 4 केसेस में से हम एक केस को कंप्लीट कर चुके हैं। ये केस हमारा 1 फिगर वाला खत्म हो जाता है। अब हमारे पास आता है केस नंबर 2, जिसमें 2 फिगर आती हैं। अब 2 फिगर में नो कॉमन ट्रिक, 1 कॉमन ट्रिक और 2 कॉमन ट्रिक की बात करनी है हमें। ठीक, अब यहां पर हमारे सामने दिया गया है, यहां तक हम आ चुके थे 10 स्लाइड पर। केस नंबर 1, केस 2 का फर्स्ट पार्ट क्या है, नो कॉमन नंबर। अगर हमारे पास कोई भी कॉमन नंबर नहीं है, अब हमारे पास डाइस में 2 फिगर दी गई हैं, एक ही डाइस की सिचुएशन। एक बार जब अपने डाइस को देखा तो आपको सामने से 1, 3 और 5 की नंबर दिखी। एक डाइस को आप थोड़ा तिरछा करके देखोगे तो 1, 3 और 5 आपकी ये नंबर दिखी है एक डाइस में। फिर इसी डाइस को आपने घुमा दिया और घुमा के ऑब्जर्व किया तो आपको 2, 4, 6 नंबर दिख रही है। अब इन दोनों डाइस को फोकस करो, दोनों डाइस में कुछ भी नंबर कॉमन है क्या, नहीं है, तो ये हमारा नो कॉमन नंबर, कोई भी कॉमन नंबर नहीं है, तो ये सेम आपका केस नंबर 1 की तरह बन जाता है। ये सेम आपका केस नंबर 1 की तरह बन जाता है। और केस नंबर 1 हमारा क्या था कि कुछ भी हम इसमें डेफिनेट आंसर नहीं दे सकते हैं, कुछ भी हम इसमें डेफिनेट आंसर नहीं दे सकते हैं। 1, 3, 5, 1 या फिर 3 या फिर 5 का अपोजिट पूछा जाए तो आपका यहाँ पर क्या हो सकता है, 4 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है और 6 भी हो सकता है। 1, 3, 5 में से आपका 2, 4 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 6 भी हो सकता है। क्लियर होती है यहाँ तक की चीजें। अब हमारे सामने इसके भी अलग अलग ऑप्शंस दिए हैं, हमें बेस्ट ऑप्शन चूज करना होता है। मैं बार बार इस चीज को रिपीट कर रही हूँ ताकि आपके दिमाग में ये चीज बैठ जाए कि ऑप्शंस पे डिपेंड करेगा क्वेश्चन, कि एग्जामिनर ने हमारे सामने किस तरीके का क्वेश्चन दिया है और बहुत ही आसान तरीके से हम इस तरीके के क्वेश्चंस को उड़ा सकते हैं। ठीक है, तो पहला ऑप्शन है हमारे पास, पूछा है अपोजिट ऑफ 3। 3 का अपोजिट क्या है, तो 3 का अपोजिट आपका 4 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है और 6 भी हो सकता है। ठीक, 2, 4, 2, 6, अब 4 भी है, 2 भी है, 6 भी है, तो बेस्ट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा हमारे पास, ऑप्शन नंबर डी के साथ जाएंगे। क्लियर होती है यहाँ तक चीजें। किसी को कोई डाउट इस टाइप के क्वेश्चंस में, उम्मीद करती हूँ कि नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट देखते हैं, अगर ये ऑप्शन आ जाए हमारे सामने, अगर हमारे सामने 2, 4, 6 सी एंड डी आ जाए तो देखो 3 का अपोजिट 2 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, 6 भी हो सकता है, हम यहाँ पर पता ही नहीं लगा सकते, कैन नॉट बी डिटरमाइन, निर्धारित नहीं किया जा सकता, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा परम सत्य उत्तर हो जाता है। क्लियर, दिस इज द बेस्ट आंसर विद द बेस्ट ऑप्शंस। अब यहां पर अगर ऑप्शन इस तरीके से दिया है तो अब देखो 3 का अपोजिट 5, इसके साथ वाली नंबर कभी नहीं हो सकती, 3 का अपोजिट 1 कभी नहीं हो सकता, 3 का अपोजिट 5 कभी नहीं हो सकता, तो हम किस ऑप्शन के साथ जाएंगे, इस वाले में हम बी ऑप्शन के साथ जाएंगे कि हमसे पूछा गया अपोजिट ऑफ 3 का अपोजिट क्या हो जाएगा, तो बेस्ट ऑप्शन हमारे पास 2 और 4 दिख रहा है। ये है हमारी नो कॉमन नंबर। जब भी हमारे डाइस के 2 में कोई भी कॉमन नंबर ना दिखे तो हमारा केस नंबर 1 ही अप्लाई होता है, जिसमें 1 फिगर वाला ट्रिक अप्लाई कर रहे हैं, वही आपके नो कॉमन वाले में भी अप्लाई किया जाता है। क्लियर होती है चीजें, क्लियर है, डेफिनेट। नेक्स्ट, अब यहां पर देखो सेम यही चीज आ गई है, इफ एट द रेट इज द बॉटम व्हाट विल बी एट द टॉप। एट द रेट बॉटम पर है तो एक डाइस का क्या क्या अपोजिट हो सकता है, आपका डी भी अपोजिट हो सकता है, परसेंट भी अपोजिट हो सकता है और स्टार भी अपोजिट हो सकता है।
ऑप्शन यहाँ पर मैंने नहीं रखे हैं। अगर आपसे एट द रेट का अपोजिट पूछा गया है, अगर एट द रेट बॉटम में है तो उसके ऊपर क्या क्या चीजें आ सकती हैं, आपका डी भी हो सकता है, परसेंट भी दिया जा सकता है, और यहाँ पर हमारा स्टार भी आंसर हो सकता है। ये तीनों ही आंसर हो सकते हैं। दिस इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। मूविंग ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने ये रहा। केस नंबर 2 क्या कहता है हमारा, इसी का केस नंबर 2 में सेकंड पार्ट क्या है, वन कॉमन नंबर, मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट एंड मोस्ट एग्जामिनर का आपका सबसे ज्यादा क्वेश्चन, आपके 75% क्वेश्चन इसी ट्रिक से सॉल्व होते जाते हैं। आपके एग्जाम में 75% क्वेश्चन इसी से सॉल्व किए जा सकते हैं। ठीक है, ध्यान से सुनना, सभी स्टूडेंट को फोकस करने की जरूरत है, क्योंकि यहाँ पर हमारे सामने देखो करना क्या है, एक ही डाइस के दो सिचुएशन हमारे पास देखी है। एक क्या है 1 3 5, दूसरे में हमने देखा तो क्या दिख रहा है 3 6 2। वन कॉमन नंबर, व्हाट इज द अपोजिट ऑफ 6? एक कॉमन नंबर है डाइस में। तो इस तरीके के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सीखना है, दोनों नंबर में कॉमन क्या है, दोनों डाइस में अगर हम चेक करें तो कॉमन क्या है, तो हमारा कॉमन है 3। कॉमन नंबर को दोनों को नीचे लिख लिया एक दूसरे के अपोजिट। सबसे पहले हम पहली वाली डाइस को ऑब्जर्व करेंगे। जो कॉमन नंबर है ना स्टूडेंट, इसी कॉमन नंबर से आप क्लॉकवाइज मूव करोगे। 3 के बाद क्लॉकवाइज मूव किया तो हमारे पास नंबर आई है 5, उसको साइड में लिखो। 5 के बाद जब हमने क्लॉकवाइज मूव किया तो यहाँ पर नंबर आई है हमारे पास 1। ठीक, पहली डाइस का काम तमाम कर दिया हमने। दूसरी डाइस पर आते हैं, जो कॉमन नंबर है वहीं से क्लॉकवाइज मूव करो। 3 का अपोजिट हो जाएगा आपका 6, क्लॉकवाइज मूव करेंगे तो, और 6 के बाद अगर हम क्लॉकवाइज मूव करते हैं तो 2 हो जाता है। ये एक दूसरे के अपोजिट हैं, ये एक दूसरे के अपोजिट है। लेकिन 3 का अपोजिट 3 तो नहीं होगा। अब डाइस के 6 नंबरों में से कौन सी नंबर नहीं दिख रही है, तो हमारे पास इनमें से कौन सी नंबर नहीं दिख रही है, 4 नंबर नहीं दिख रही है। तो इस 3 का अपोजिट हो जाएगा हमारा 4, 3 का अपोजिट हो जाएगा 4, 5 का अपोजिट हो जाएगा 6, 1 का अपोजिट हो जाएगा 2। अब एक स्टूडेंट मेरे सामने ये बोल रहा है हमने क्लॉकवाइज क्यों मूव किया, मेरा मन तो एंटी क्लॉक करने का मूव कर रहा है मैम, मैं क्लॉकवाइज मूव नहीं कर रही, मैं एंटी क्लॉकवाइज मूव करना चाह रहा हूं। तो अब क्या करना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है, आप दोनों डाइज में एंटी क्लॉक मूव करोगे तो भी आपका आंसर सेम ही आने वाला है। लेट्स चेक कर लेते हैं कैसे। जो कॉमन नंबर है दोनों में, कॉमन नंबर क्या है हमारे पास 3, इस वाले डाइज में भी और इस वाले डाइज में भी, तो हमने इसको एक दूसरे के नीचे लिख दिया। एंटी क्लॉकवाइज 3 के बाद 1 और 1 के बाद 5, नेक्स्ट में फिर से एंटी क्लॉकवाइज 3 के बाद 2 और 2 के बाद 6। और अगर आपसे 3 का अपोजिट पूछा जाए, कौन सी नंबर नहीं दिख रही है, 4, इसको मिला लो, इसको मिला लो, अपोजिट आपका सेम ही रहेगा। इसको मैच कर लीजिए या इसको मैच कर लीजिए, आपके अपोजिट सरफेस हमेशा सेम ही रहेंगे। देखो 3 का अपोजिट 4, यहाँ 3 का अपोजिट 4, 5 का अपोजिट 6, यहाँ भी 5 का अपोजिट 6, 1 का अपोजिट 2, 1 का अपोजिट 2। चाहे आप क्लॉकवाइज मूव करो, चाहे आप एंटी क्लॉकवाइज मूव करो, आपका आंसर सेम ही आएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। चाहे आप क्लॉकवाइज मूव करो, चाहे आप एंटी क्लॉकवाइज मूव करो, वामाव्रत डायरेक्शन में मूव करो या दक्षिणाव्रत डायरेक्शन में मूव करो, हिंदी और इंग्लिश दोनों में बताया है। चाहे आप वामाव्रत में मूव करो या दक्षिणाव्रत में मूव करो, आंसर आपका सेम आने वाला है। सिंगल डाइस का कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ है? किसी को डाउट, एक बार वापस से समझ लो। दोनों डाइस को हमें ध्यान से ऑब्जर्व करना है और जो कॉमन नंबर है एक दूसरे को ऊपर नीचे करके लिख देना है। कॉमन नंबर से क्लॉकवाइज मूव करो। 3 पहले डाइस को ऑब्जर्व करेंगे, 3 से क्लॉकवाइज मूव किया तो हमारे पास आया है 5 के बाद मूव किया तो 5 के बाद हमारे पास यहाँ पर आ गया है 1।
अब यहां से फिर से मूव करेंगे, 3 के बाद मूव किया तो हमारे पास 6, और 6 के बाद अगर हमने वापस से मूव किया तो 2। अब वर्टिकली जो लिखे हुए हैं एक दूसरे के अपोजिट, और जो नंबर नहीं विजिबल है 1 से लेकर 6 तक के नंबरों में, तो वो उस नंबर का अपोजिट हो जाएगा। जैसे हमें पास 4 नहीं दिख रहा, इन 6 नंबरों में से 1 से 6 तक के नंबरों में से 4 विजिबल नहीं है हमारे पास, तो 3 का अपोजिट हो जाएगा 4। क्लियर होती है? उम्मीद करती हूँ ये चीज आपको क्रिस्टल क्लियर हो रही होगी। मैंने आपको पहले ही बोल दिया 75% सवाल आप यहाँ से, आपका 1 या 2 क्वेश्चन डाइस से पूछा जाएगा, तो आपके 75% क्वेश्चन, जितने भी क्वेश्चन आप प्रैक्टिस करोगे ना, तो 75% क्वेश्चन हम इस वाली ही ट्रिक से सॉल्व कर सकते हैं अपने क्वेश्चंस को। क्लियर? चलिए तो आगे बढ़ते हैं, और अब इस क्वेश्चन का आंसर आप बता सकते हैं। इफ n इज द बॉटम देन व्हाट विल बी एट द टॉप। अगर n हमारा बॉटम पर है तो टॉप पर कौन सी नंबर आ जाएगी? तो आप यहाँ पर देखो कॉमन नंबर क्या है, कॉमन नंबर हमारे पास क्या है? q। तो q को हम ऊपर और नीचे लिख दे। अब पहली डाइस को ध्यान देना है, पहली डाइस में हम क्लॉकवाइज मूव करते हैं, एंटी क्लॉकवाइज भी आप मूव कर सकते हो, आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपका मन कैसे कर रहा है। आंसर दोनों से ही सेम आने होते हैं। Q के बाद मैंने मूव किया तो P, और P के बाद मैंने क्लॉकवाइज मूव किया तो Q। Q के बाद आया है मेरा P, P के बाद मूव किया तो आया है मेरा O। यहाँ पर अगर मैं Q से मूव करूं तो Q के बाद आएगा मेरा R, और R के बाद अगर मैं मूव करूंगी तो मेरे पास आ जाएगा यहाँ पर M। ठीक, Q के बाद P, P के बाद O, Q के बाद R, R के बाद M। अब यहाँ पर कौन सा नंबर नहीं दिख रहा है हमारे पास? देखो नंबर अभी डाइस में कौन कौन से लेटर्स हैं ये डिफाइन नहीं किया था, लेकिन यहाँ पर पूछ लिया गया इफ n इज एट द बॉटम। अगर n बॉटम पर है, इफ n इज एट द बॉटम, अगर n बॉटम पर है देन व्हाट विल बी एट द टॉप। तो इस q का अपोजिट क्या हो जाएगा? n। अगर n बॉटम पे है तो टॉप पे कौन सा नंबर मिलेगा? q। तो q इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। n का अपोजिट हो जाएगा हमारे पास q। क्लियर? किसी को डाउट यहाँ तक? उम्मीद करती हूँ नहीं आया होगा, दोनों ही क्वेश्चन आपके मोस्टली सिमिलर थे। तो आइए देख लेते हैं एक बार फिर से इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। व्हाट इज द अपोजिट ऑफ एट द रेट? एट द रेट हमारे क्वेश्चन में नहीं है, एट द रेट का अपोजिट क्या हो जाएगा? तो अब देखो कॉमन कौन सा नंबर दिख रहा है? कॉमन हमें ये हैशटैग दिख रहा है, जो सिंबल है हमारे पास कॉमन हैशटैग दिखा। हैशटैग को हमने एक दूसरे के नीचे लिख लिया, पहले डाइस को हमने ऑब्जर्व किया, हैशटैग के बाद हमने क्लॉकवाइज मूव किया तो वैल्यू आई है एंड, और एंड के बाद हमने क्लॉकवाइज मूव किया तो हमारे पास सिंबल आया है डॉलर। पहले डाइस का काम खत्म, दूसरी डाइस पर आते हैं। कॉमन से ही देखना है हमें, यहां से हमने मूव किया तो यहां से हमारे पास आता है साइन मिसिंग का, और फिर यहां से हमने मूव किया तो हमारे पास क्लॉकवाइज मूव करने पे आता है परसेंट। डॉलर का अपोजिट परसेंट, एंड का अपोजिट मिसिंग का साइन, और इस हैशटैग के लिए कुछ भी नहीं है, तो हमारे में जो सवाल में पूछा गया है वही इसका अपोजिट हो जाएगा। तो एट द रेट का अपोजिट क्या हो जाएगा? हैशटैग। हमारा आंसर ये आ जाता है, परम सत्य उत्तर हो जाता है हैशटैग। क्लियर? यहाँ तक की चीजें क्लियर है? तो थोड़ा सा लेवल को घुमाते हैं और देखते हैं कि करेक्ट आंसर हमारा क्या होने वाला है, और चीजों को किस तरीके की वैरायटी के क्वेश्चंस को फ्रेम करके देखा जा सकता है। ठीक है, चलिए तो आगे बढ़ते हैं। यहां तक की चीजें आप सभी को क्लियर हो गई होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन ये आ गया, ये है आपका प्रश्न, क्वेश्चन फिगर ये है दोनों। और ये है आपके चारों ऑप्शंस, ये है हमारे क्वेश्चन फिगर, ये है हमारे पास चारों ऑप्शन। अब आप सबसे पहले अपोजिट, आपको किसी तरीके का भी डाइस का फॉर्मेट दिया जाए, सबसे पहले हमारी प्रायोरिटी होती है कि इस तरीके के क्वेश्चन में हम अपोजिट फाइंड आउट कर ले। अगर हम अपोजिट फाइंड आउट कर लेते हैं तो हमारे पास कुछ चीजें यहाँ से नोट पॉइंट भी नोट करते हुए चलना, आपको अलग अलग तरीके की चीजें देखने को मिलेगी। अब देखो कौन सा रूल अप्लाई हो रहा है? रूल नंबर 2, कॉमन नंबर 1 कॉमन नंबर 2 कॉमन है, यहाँ पर 2 कॉमन है, 2 और 2 को हमने नीचे लिख दिया। 2 के बाद अगर हम मूव करते हैं
तो आता है 3। 3 के बाद अगर आप क्लॉकवाइज मूव करते हैं तो आपके पास नंबर आती है 1। सेकेंड डाइज में 2 के बाद अगर हम क्लॉकवाइज मूव करते हैं तो हमारे पास नंबर आता है 6, और 6 के बाद क्लॉकवाइज मूव करते हैं तो हमारे पास नंबर आ जाती है 4। 3 का अपोजिट 6, 1 का अपोजिट 4, और इस 2 का अपोजिट कौन क्या हो जाएगा 5, क्योंकि हमारे पास 5 ही नहीं दिख रहा है। 2 का अपोजिट क्या हो जाएगा हमारे पास 5। अब हमारे पास ये देखना है, आपके सामने क्वेश्चन में होगा विच डाइज कैन बी फॉर्म, विच डाइज कैन बी फॉर्म, कौन सी डाइज यहां से बनाई जा सकती है। विच डाइज कैन बी फॉर्म, ये आपका क्वेश्चन है। आपने यहां से अपोजिट तो निकाल लिया, अब सवाल में पूछा गया है कौन सी डाइज इसमें से बनाई जा सकती है। आप मुझे बता दो, हमसे सारे अपोजिट तो पता चल गए हैं। 3, 6, 5, यहां से आपको एक पॉइंट ध्यान रखना है सभी को कि कभी भी डाइज के दो अपोजिट सरफेस को ना ही तो हम छुपा सकते हैं एक साथ, और ना ही दो अपोजिट सरफेस को एक साथ दिखाया जा सकता है। टू अपोजिट सरफेस नाइदर बी सीन टुगेदर नॉर बी हाइड टुगेदर। नोट पॉइंट यहां पर लिख लेना, नोट पॉइंट अच्छा सा अपने नोट्स में साफ सुथरा बादल बना के आपको लिख लेना है। टू अपोजिट सरफेस, टू अपोजिट सरफेस neither be seen together, neither be seen together nor be neither be seen together or nor be hidden together, nor be hidden together। क्या अर्थ निकलता है? दो डाइस, हिंदी वाले भी नोट कर लेना, दो विपरीत सतह को, दो विपरीत सतह को ना ही एक साथ, ना ही एक साथ देखा जा सकता है, ना ही एक साथ देखा जा सकता है, और ना ही एक साथ, और ना ही एक साथ छुपाया जा सकता है, ना ही एक साथ छुपाया जा सकता है। ठीक, टू अपोजिट सरफेस नाइदर बी सीन टुगेदर नॉर बी हिडन टुगेदर। हिंदी की राइटिंग थोड़ी सी बेकार है, एडजस्ट कर लेना, समझ लेना, और मैं अपने शब्दों को रिपीट भी कर रही हूँ तो आपको समझ भी आ रहा होगा क्या लिखा है। दो विपरीत सतह को ना एक साथ देखा जा सकता है और ना ही एक साथ छुपाया जा सकता है। अब इसका आंसर हम दे सकते हैं, बोला गया है अपोजिट हमने निकाल लिया, कौन सी डाइज बनाई जा सकती है, विच डाइज कैन बी फॉर्म्ड। अब देखो, दोनों में से कोई एक ही विजिबल होगा या फिर दोनों में से कोई एक ही छुपाया जाएगा। हमारे पास 6 और 3 एक दूसरे के अपोजिट हैं, क्या एक साथ डाइज को देख पाओगे? अपोजिट सरफेस को एक साथ देखा जा सकता है, यहाँ तो एक साथ दिख रही है, तो ए ऑप्शन खत्म। दूसरे ऑप्शन को देखो, 1 और 4 अपोजिट है, 1 और 4 यहाँ पर एक साथ दिख रही है, तो ये भी डाइज हमारा खत्म, आंसर नहीं हो जा सकता। हम इसको अपोजिट देखेंगे तो ये डाइज हमें कभी भी नहीं विजिबल होगी। नेक्स्ट में 2, 3, 5, 2 और 5 एक दूसरे के अपोजिट है ना, तो ये भी एक साथ नहीं देखा जा सकता। ऑप्शन नंबर डी हमारा परम सत्य उत्तर होता है। 4, 5, 6। अब देखो, इन दोनों में से 4 को ले लिया, इन दोनों में से 5 को ले लिया और इन दोनों में से 6 को ले लिया, तो ये डाइज आपकी देखी जा सकती हैं। क्लियर? तो करेक्ट ऑप्शन हमारा डी। इस नोट पॉइंट को बहुत अच्छे से आप सभी नोट कर लीजिएगा, स्क्रीनशॉट लेके प्रॉपर नोट्स बनाना है। इसी के साथ हम मूव करते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका हमारे सामने आता है
अब यहाँ पर सबसे पहले सेम क्वेश्चन, विच डाइस कैन बी फॉर्म्ड, कौन सा पासा बनाया जा सकता है। तो हम अपोजिट निकाल ले, कॉमन नंबर क्या है हमारे पास ए, तो ए को हमने यहां पर लिख दिया, ए से क्लॉकवाइज मूव करोगे तो बी से क्लॉकवाइज मूव करोगे तो एफ, यहां से ए से क्लॉकवाइज मूव करेंगे तो डी, और डी से क्लॉकवाइज मूव करोगे तो ई। ठीक, और ए से एफ तक की यहाँ पर नंबर है, ए से एफ तक के यहाँ पर लेटर्स हैं, तो ए का अपोजिट क्या हो जाएगा सी। ठीक, ए का अपोजिट क्या हो जाएगा हमारा, हो जाएगा सी। अब देखते हैं, ए और सी अपोजिट है, एक साथ देखी जा सकती है, कभी भी नहीं। नेक्स्ट में देखा हमने बी डी एफ, बी और डी एक दूसरे के अपोजिट है, एक साथ देखी जा सकती है, बिल्कुल भी नहीं। नेक्स्ट सी बी एफ, सी लिया गया है, बी लिया गया है, एफ लिया गया है, ये डाइस बनाई जा सकती है। इस वाले में डी ई एफ, ई और एफ एक दूसरे के अपोजिट है, ये बनाया जा सकता है, कभी भी नहीं बनाया जा सकता। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा परम सत्य उत्तर हो जाता है। क्लियर है। मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर दिस। अब यहाँ पर भी हमें वही चीज बतानी है कि एक दूसरे से अपोजिट विच डाइस कैन बी फॉर्म, कौन सी डाइस बनाई जा सकती है, विच डाइस कैन बी फॉर्म, कौन सी डाइस बनाई जा सकती है। अब यहाँ पर अपोजिट फाइंड आउट करें, कॉमन नंबर क्या है हमारा 2, 2 के बाद मूव करोगे तो 5, 5 के बाद अगर हम मूव करेंगे तो 1, कॉमन नंबर को ऊपर नीचे लिख लेना है। नेक्स्ट टाइप में देखेंगे तो 2 के अपोजिट हो जाएगा 4, और 4 के अपोजिट हो जाएगा हमारा 6। कौन सी नंबर नहीं दिख रही है, तो इस 2 का अपोजिट हो जाएगा हमारा 3। क्लियर, अपोजिट तो मिल गई, कौन सी डाइस बनाई जा सकती है, कौन सी डाइस नहीं बनाई जा सकती, अब ये चेक करना है। अब यहाँ पर देखो 2 और 3 अपोजिट है, 2 और 3 दिख रही है, कभी नहीं हो सकता। 2 अपोजिट सरफेस ना ही एक साथ देखी जा सकती हैं, 2 अपोजिट सरफेस ना ही एक साथ छुपाई जा सकती हैं। क्लियर होती है। नेक्स्ट 5 और 6, 5 और 4, 5 और 4 अपोजिट है, ये भी कभी नहीं बन सकता। यहां पर इंपॉर्टेंट है 3 स्टार क्वेश्चन, 3 स्टार क्वेश्चन मार्क कर लेना भैया, 3 स्टार क्वेश्चन है। अब 3, 5, 6, अब देखो 3, 5, 6 और यहाँ पर 1, 4, 3, 1, 4, 3, तो दोनों बनाई जा सकती है क्या, ऑप्शन ही नहीं है हमारे पास ऐसा। तो जब भी इस तरीके का सवाल आए, ध्यान से सुनना है, जब भी इस तरीके का क्वेश्चन आए तो सबसे पहले इस डाइस को दोनों में से, दोनों फिगर में से किसी से भी अपोजिट लेके मिला सकते हैं। इसी डाइस को मतलब यहां से चेक करना, फ्रॉम फिगर सी एंड यह है फर्स्ट डाइस और यह है सेकेंड डाइस, फ्रॉम फिगर सी एंड फर्स्ट, यहां से अब हमें अपोजिट में लाने हैं। अब इन दोनों डाइस को आप मैच करोगे, दोनों में 1 2 5, 3 5 6, कॉमन क्या है 5, 5 को हमने एक दूसरे के नीचे लिख लिया। 5 से मूव करेंगे तो 1 और 1 से मूव करेंगे तो 2, यहां से अगर हम 5 से मूव करेंगे तो 3 और 3 से मूव करेंगे तो 6। अब आप इस वाले को, और यहाँ पर 5 का अपोजिट क्या हो जाएगा 4, और इस वाले डाइस का जो अपने अपोजिट निकालने हैं, क्या इसके अपोजिट और इसके अपोजिट सेम है, 5 का अपोजिट 4, 5 का अपोजिट 4, 1 का अपोजिट 6, लेकिन यहाँ तो 1 का अपोजिट 3 आ रहा है, तो ये डाइस कभी नहीं बनाई जा सकती। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन हो जाएगा। हमने क्या किया, ये दोनों तो एलिमिनेट हो गए, यहाँ पर ये भी बन रहा था, ये भी बन रहा था। अब एग्जाम में हमें आंसर क्या मार्क करना होगा, इसको कंफर्म करने के लिए हमने क्या किया स्टूडेंट, जो आपका सी वाला था, इन दोनों में से किसी से भी मैच कर सकते हो, फर्स्ट फिगर से भी, सेकंड फिगर से भी, हमारा आंसर कुछ भी इस वाले से जो आपने एक्चुअली में अपोजिट निकाले हैं ना, उस एक्चुअली से आपका ये डेटा मैच करना चाहिए, तो वो एक दूसरे के अपोजिट माने जाएंगे। तो सी ऑप्शन एलिमिनेट होने का रीजन पता चला। आइए देखते हैं इसी सी के साथ हम ऑप्शन नंबर अब डी के साथ मैच करा लेते हैं, फ्रॉम डी एंड
फर्स्ट फिगर, आप सेकंड फिगर भी ले सकते हो। अब 1 4 3 और वहां 1 2 5, तो कॉमन नंबर क्या हो गया 1, 1 के नीचे 1 लिख दो। 1 से क्लॉकवाइज मूव करोगे तो 2, और 2 से क्लॉकवाइज मूव करोगे तो 5। यहां से 1 से क्लॉकवाइज मूव करेंगे तो 3, और 3 से क्लॉकवाइज मूव करेंगे तो 4, और 1 का अपोजिट हमारे पास कौन सी नंबर नहीं दिख रही है 6। अब आप इस वाले अपोजिट को मैच करा लो और इस वाले अपोजिट को मैच करा लो, सेम है। 1 का अपोजिट 6, 1 का अपोजिट 6, 2 का अपोजिट 3, 2 का अपोजिट 3, 5 का अपोजिट 4, तो 5 का अपोजिट 4। तो ऑप्शन नंबर डी हमारे क्वेश्चन का परम सत्य उत्तर होता है। था मजेदार क्वेश्चन, मजा आया इस क्वेश्चन को सीख के ना। उम्मीद करती हूँ आपको ये क्वेश्चन पसंद आया होगा। मूव करते हैं अपने आखिरी क्वेश्चन की तरफ। दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस सेशन, हमारे इस सेशन का ये लास्ट सेशन है। सबसे पहले हम उसके अपोजिट निकाल लेते हैं। बी कॉमन है, बी को हमने लिख लिया। बी से अपोजिट हो जाएगा सी, सी के अपोजिट हो जाएगा ए, बी के अपोजिट हो जाएगा सी, और सी के अपोजिट हो जाएगा ए। यहां से बी से मूव करेंगे तो बी के अपोजिट हो जाएगी डी, और डी के अपोजिट हो जाएगा एफ। बी के अपोजिट हो जाएगा डी, डी के अपोजिट हो जाएगा हमारा एफ। और यहाँ पर एक नंबर नहीं दिख रही है, तो ए से एफ तक के हमारे पास लेटर है, तो ए बी का अपोजिट क्या हो जाएगा ई। चेक करते हैं, ये तो दोनों बी बी ई है, कभी नहीं हो सकता। सी डी ई है, सी और डी अपोजिट है, कभी नहीं हो सकते। इन दोनों में मैच करते हैं फ्रॉम सी एंड फर्स्ट। ये फिगर हमारी फर्स्ट और ये फिगर हमारी सेकेंड। यहां पर हमने देख लिया फ्रॉम फिगर सी एंड फर्स्ट से, दोनों को कंपेयर करके देखो। ए बी सी, ए डी ई, कॉमन क्या हो गया ए और ए को हमने नीचे लिख लिया। ए से इस डाइस में मूव किया तो बी, और बी से मूव किया तो सी। यहां से ए से मूव करोगे तो डी, और डी से मूव करोगे तो ई। ए का अपोजिट क्या हो जाएगा, ए बी सी डी ई एफ हो जाएगा। अब इस वाले डाइस को और इस वाले डाइस को मैच करना, बी का अपोजिट ई है नहीं, तो सी ऑप्शन कभी आंसर। इसका अपोजिट और इसके अपोजिट सेम होते तो हम आंसर मार्क कर देते सी, लेकिन नहीं हो रहा। आइए नेक्स्ट वाले को चेक कर लेते हैं, डी वाले को। फ्रॉम फिगर डी एंड फर्स्ट, डी और फर्स्ट वाले को अगर हम देखें तो ए डी ई, ए ही कॉमन हो जाएगा। ए को नीचे लिख दिया। ए से मूव करेंगे यहाँ पर तो ए से बी, और बी से सी, और इसमें ए से डी और डी से ई। एक नंबर बच गई है, कौन से, ए का अपोजिट क्या हो जाएगा एफ। अब देखो ए का अपोजिट एफ, सी का अपोजिट डी, और बी का अपोजिट ई। ए से डी, डी से ई, फिर भी कोई नहीं, हमारे पास यही ऑप्शन नंबर डी ही करेक्ट हो जाएगा इस फिगर के सॉल्यूशन के साथ। सेकेंड वाले से अगर हम मैच करके देखें तो ए बी सी और ए डी ई। अच्छा, ए डी ई और ए डी, ये तो मैंने सेम ही सेम रख दिया ना, कुछ तो इसमें मिस्टेक होगी। सेकेंड वाले से मैच करें तो डी के बाद देखेंगे तो डी से एफ और एफ से बी। यहां मूव करेंगे तो डी के बाद हमारा हो जाएगा ई, ई के बाद ए। अब आप देखोगे तो यहाँ पर कुछ तो गड़बड़ है, ठीक। तो क्योंकि ये दोनों सेम है तो कोई बात नहीं, क्वेश्चन में एरर है। मूव करते हैं, ये हमारा सेशन का लास्ट होता है, इसमें आप दोनों में से कोई भी मान सकते हैं। हमारे पास टोटल 4 केसेस बनते हैं, जिसमें से केस 1 हमने सिंगल फिगर को डिस्कस किया, और हमने केस नंबर 2 को डिस्कस किया। केस नंबर 2 में भी हमारे पास 3 टाइप के हैं, 1 कॉमन ट्रिक, 2 कॉमन ट्रिक और नो कॉमन ट्रिक। तो हमने नो कॉमन ट्रिक के ऊपर डिस्कस किया था, और दूसरा हमने आज 1 कॉमन ट्रिक पे डिस्कस किया है। नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे 2 कॉमन ट्रिक पर, और कुछ और वेराइटीज के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, अभी भी क्लोज्ड है इसके ऊपर। उसके बाद नेक्स्ट पार्ट में हम करेंगे ओपन फिगर के बारे में बातें करेंगे, और चीजों को समझ के अपने एग्जामिनेशन में सॉल्व करने वाले हैं, और कुछ मिसलेनियस क्वेश्चंस भी हम सॉल्व करने वाले हैं स्टूडेंट यहाँ पर। उम्मीद करती हूँ इस सेशन से आपको सीखने को चीजें मिली होंगी। अगर आपको सेशन पसंद आया है तो सेशन को लाइक करके कमेंट में जरूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी है। अपना एक्शन, अपना रिएक्शन, जो भी आपकी प्रतिक्रिया होती है कमेंट बॉक्स में जरूर बताया करें। हमारे लिए वो एक मोटिवेशन का काम करती है, और हम आपके लिए और बहुत ही बेहतरीन चीजें करने का
हमेशा रेडी रहते हैं। तो स्टूडेंट, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। साथ ही साथ बेल आइकन बटन को भी प्रेस करना है ताकि आपको टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन मिलता रहे। हर वीडियो को आप हमारे साथ कनेक्ट हो सके। सुबह से शाम तक हमारी रेगुलर क्लासेस होती हैं और रीजनिंग के सेक्शन के लिए, प्रैक्टिस सेशन के लिए आप मेरे साथ 9 बजे जुड़ सकते हैं। वहां पर हम आरआरबी, एनटीपीसी और ग्रुप डी के लिए डिस्कस करते हैं डेली 30 आउट ऑफ 30 क्वेश्चन का। आप हमारे किसी सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म से कनेक्ट होना चाहते हैं तो इन सभी का लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन है, वहां से जाके आप क्लिक करके हमसे कनेक्ट हो सकते हैं। जब तक के लिए आप पढ़ाई करते रहिए स्टूडेंट, अपना ध्यान रखिए। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो डाइस के पार्ट नंबर 2 में। थैंक यू ऑल ऑफ यू, गुड नाइट एंड गुड whatever is going time now, and all the very best. Thank you class. Don't forget to like, share and subscribe our channel. Blessing, lots of.